सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार मनविंदर जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, पहलगाम घटना के बाद भारत ने जिस तरीके की सख्ती दिखाई है, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है और अब देखिए रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ आतंकवादियों के ठिकाने हम देख रहे हैं नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं और अज्ञात वीर फिर से एक्टिव हो गए हैं। उसे देखकर पाकिस्तानी अफ़सर तो बिल्कुल वहाँ एकदम भगदड़ सी मची हुई है। अपने परिवारों को भी उन्होंने पैकअप करके किन्हीं दूसरे देशों में भेज दिया है। तो ये जो मोदी और शाह का लाइन ऑफ एक्शन है, आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्थितियां परिस्थितियां निर्मित कर दी गई हैं भारत के सामने, जो भारत को एक तरीके से मजबूर किया गया है, छेड़ा गया है। ये जो बार बार स्थितियां पैदा करके हमें उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है, और भारत ने समय समय पर बहुत सारे संयम भी बरते हैं। एक जो प्रौढ़ता होती है, समझदारी होती है, वो दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जब कोई बार बार हदें पार करे और जब बार बार आपकी गैरत को ललकारे, आपकी एकता, अखंडता, आपकी संप्रभुता, आपके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करे और बहुसंख्यक आबादी को टारगेट करना शुरू कर दे, तो उसके बाद फिर एज ए नेशन ये दायित्व बनता है, जो भी सत्ता में है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और हो सकता है, इससे पहले कोई और था। उसका ये दायित्व होता है कि वो जो बार बार चुनौतियां पेश की जा रही हैं, तो जनता का मनोबल जो है वो डाउन ना होने दे। मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी भी चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व ये होता है कि वो लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको दुरुस्त करके रखे। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और पहला उनका जो लाल किले से उद्बोधन था, उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ों पर हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी। उनमें आतंकवाद, नक्सलवाद, किसी भी तरह की इंसर्जेंसी और भ्रष्टाचार। वैसे तो उन्होंने परिवारवाद भी कहा था, वंशवाद भी कहा था, जो लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालता रहा है। लेकिन मैं दो चीज़ों को ही लेकर के चलता हूँ। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर जितना काम उन्होंने किया है, इससे पहले किसी सरकार ने, आज़ाद भारत की किसी सरकार ने नहीं किया। आतंकवाद के मोर्चे पर भी, नक्सलवाद के मोर्चे पर भी ऐसा काम करके दिखाया है कि पूरी दुनिया कायल है भारत की, कि किस तरीके से जो सीमा पार से हमारे यहाँ घुसपैठ होती थी, लोगों का, मासूम लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता था, कहीं भी सीरियल धमाके शुरू हो जाते थे। हिंदुस्तान का कोई कोना छोड़ा नहीं था इन लोगों ने। एक दहशत का आलम था। लोग मार्केट जाने में भी हिचकते थे, ट्रेन में सफ़र करते हुए भी। हमने तो वो दौर भी देखा है जब टिफिन बॉक्स में, ट्रांजिस्टर में बम फटा करते थे, जी, और जी। उसके बाद फिर सीरियल धमाके होने शुरू हुए। कोई शहर अछूता नहीं। और 2014 के बाद मुझे याद नहीं पड़ता है कि पठानकोट से आगे कभी आतंकवादी पैर रख पाए थे। उनको वहीं खत्म किया गया। इधर जब 370 हटाया गया और
वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने से 370 हटाने से लेकर के विधानसभा चुनाव होने तक आमतौर पर जम्मू कश्मीर शांत रहा। वो ऐसा दौर था जब इनकी फॉरेन फंडिंग खत्म की जा रही थी, उसकी गर्भनाल काटी जा रही थी। जो अलगाववादी थे उनको जेलों में ठूंस दिया गया था। जो पाक परस्त नेता थे उनको भी हिरासत में रख दिया गया था। और बहुत बड़े पैमाने पर जो इनके सो कॉल्ड कमांडर थे, अलग अलग जैश के, लश्कर के, हिजबुल के, जो भी पाकिस्तानी पिट्ठू थे और जो वहां से भेजे जाते थे, उनको खत्म किया गया। बुरहान वानी से लेकर के बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया गया। और जो इनके ओडब्ल्यूजी थे वो मारे गए और एक तरीके से वहां शांति स्थापित हुई। विकास की गंगा बहाई गई, 3 स्तर के चुनाव कराए गए, फिर चौथे स्तर का भी हुआ, विधानसभा के चुनाव भी हुए, शांतिपूर्वक हुए। 60% से ज्यादा टर्नआउट जम्मू कश्मीर में, जहां कभी 10-12%, 15% से ऊपर टर्नआउट नहीं होता था। वर्षों तक हमने यही देखा, ये नाटक नौटंकी देखी, और जिनको पूरा सपोर्ट भी नहीं था पब्लिक का, ऐसी ऐसी सरकारें और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री वहां बने। और विकास, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब नदी पर बना करके ट्रेन दौड़ रही है, और इतनी सुरंगें बनी हैं, और इतने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, आईआईटी बनी है। एक तरीके से वहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए वही सारा कुछ उपलब्ध कराया गया कि आपको देश में और दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर के एनरोलमेंट कराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बदलाव जब जम्मू कश्मीर में हो रहा था, तब छुटपुट घटनाएं तो समझ में आ रही थी कि क्यों टारगेट किया जा रहा है। कोई बिहार का हिंदू है, कोई पश्चिमी पूर्वी यूपी का हिंदू है, दूसरे लोग हैं, गरीब गुरबा जो वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे, उनके माथे में गोली मार दी। तो ये टारगेटेड हिंसा की जा रही थी। समझ में आ रहा था क्यों की जा रही है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो लगभग खात्मे की तरफ था, और वो बौखलाहट में ये सब था। लेकिन जिस तरह की ये घटना पहलगाम में हुई है, मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे यहाँ, बिल क्लिंटन, और उस समय 35 सिखों का कत्लेआम किया गया था सिंहपुरा में। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप अपना जो पहला उनका कार्यकाल था, उसके लगभग अंतिम वर्ष में, चुनाव से कुछ समय पहले, जब गांधीनगर आए, फिर आगरा गए, और आगरा से जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा कराया गया। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर थे, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत यात्रा पर थे, तब पहलगाम में 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई, जिसमें से 27 हिंदू थे। और उनको, उनकी पहचान करके, उनकी पेंटें उतरवा करके, उनके आई कार्ड देख करके, उनके नाम पूछ करके, ये सुनिश्चित करके कि ये हिंदू ही हैं, उनको टारगेट किया गया, उनको खत्म कर दिया गया। उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने उनको मारा गया, और ये कहा गया कि जाओ, जाकर के मोदी को बोल देना। ये क्यों किया गया? इसके पीछे की मंशा क्या थी? हम संभल की चर्चा कर रहे थे, हम महू की चर्चा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब कुछ लड़के उत्साह में एक जुलूस निकाल रहे थे तो उन पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, दंगा फसाद किया गया। हम नागपुर की बात कर रहे थे, उसके बाद हम मुर्शिदाबाद की बात कर रहे थे कि 2 पिता पुत्र हिंदू जो देवी देवताओं के प्रतिमाएं बनाते थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये जो पैटर्न है कि हिंदुओं को निशाना बनाओ, जो बहुसंख्यक हैं इस देश के, उनको दहशत में रखो, उनकी नस्ल को खत्म करो, जहां भी मिल जाए उनको काफिर समझो, बताओ, और उनको खत्म कर दो। ये जो पैटर्न है, ये कब तक चलेगा? ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा?
हर चीज की एक सीमा होती है। तो जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अपनी फैमिली लंदन भेज दी, जो इनके दूसरे अधिकारी हैं, कोई न्यू जर्सी भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, और जिस तरीके से इनकी पतलूनें गीली होती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रधानमंत्री की टांगे कांप रही हैं, कह रहे हैं कि हम हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार जी, हैं, और सेना प्रमुख जो हैं उनका गला सूख रहा है। और जो मोदी जी ने 5 स्टेप उठा करके पाकिस्तान को पहला संकेत और संदेश दिया है, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है कि सिंधु जल संधि को हमने स्थगित कर दिया। ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है जिसकी गंभीरता को बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे हैं। जब आप किसी जल संधि को निलंबित करते हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट वहां की आबादी पर, वहां के कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। और जो कई शहर पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां इसके जरिए पानी की सप्लाई होती है, पेयजल की सप्लाई होती है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी कल्पना भी आप नहीं लगा सकते। लेकिन पाकिस्तानियों को पता है, उनको पता है। इसीलिए ये बिलावल भुट्टो, जिसके नाना कहा करते थे कि हम कश्मीर को लेकर के 1000 साल तक लड़ाई लड़ेंगे भारत से, अब कहाँ हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। उसको तो वहाँ के तानाशाह, उस जियाउल हक और दूसरे लोगों ने ही जो है मिलकर के फांसी के फंदे पर लटका दिया था। बेनजीर भुट्टो जो इनकी मदर थी, उनको बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। और आज ये कहता है कि सिंधु हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, और या तो इसमें पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पिद्दी ना पिद्दी के शोरबा। इनको ये पता नहीं है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम 3 में हो ना 13 में हो, आज की तारीख में दुनिया का कोई देश तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। ले दे करके एक टर्की है और एक चाइना है। चाइना भी जब आप फंसेंगे, जब अटैक होगा, उसके बाद चाइना भी अपने हाथ खींच लेगा चुपके से पीछे से, थोड़े बहुत हथियार भेज दे तो भेज दे रहम करके। और टर्की इतना दूर है पाकिस्तान से कि उसकी तो हिम्मत ही नहीं होगी। और अर्दोगान जो है वो खुद अपनी कई तरह की समस्याओं में घिरे हुए हैं टर्की में, उनके खिलाफ तो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि जो लाइन ऑफ एक्शन भारत ने अब तक जिस दिशा में बढ़ाया है और जो होने वाला है, वे दोनों चीजों की कल्पना मात्र से ही ये लोग इतने खौफजदा हैं कि अपनी फैमिलीज को इन्होंने विदेशों में भेजना शुरू कर दिया है। वो तो एक मजाक भी उड़ाया जाता है ना कि जो फौजियों की वाइफ्स हैं, जी। वो तो 15-15, 17-17 बैग लेकर के चलती हैं जब यात्राओं पर चलती हैं। और जो जनरल हैं ये तो चलो एक बैग ले लिया, एक सूटकेस ले लिया, इसमें इतने में काम चल जाता है। तो जब भागना पड़ेगा वहां से, तो उससे पहले ही अपने बीवी बच्चों को कहा कि भैया तुम पहले ही निकल लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सामान भी बहुत है, और जब हमें भागना होगा तो हम भी एक चार्टर प्लेन लेकर के किसी तरह भाग जाएंगे। तो वहां पर जो इस समय अफरा तफरी है, जो इनसिक्योरिटी है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, वहां की लुंज पुंज और कठपुतली सरकार जिम्मेदार है। इन लोगों ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है जब ये देश कई खंडों में बिखरता हुआ दिखाई देगा। आपने सर बहुत बड़ी बात कही है, और आपके साथ जब लास्ट शो किया था मैंने, तो आपने तब भी एक बहुत बड़ी बात की थी कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है, और अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए, कह रहे हैं कि शिमला समझौता हम रद्द करते हैं। मतलब हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेट देम डू, क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, शिमला समझौता कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जी। दूसरी बात यह है कि ये लोग इतने मूर्ख हैं, ये मुझे नहीं पता कि जो इस समय मौजूदा ये आर्मी चीफ है, ये आसमानी किताब ज़्यादा पढ़ता है या
जो अलग अलग समय पर समझौते हुए हैं उन पर भी कभी नज़र डालता है कि नहीं डालता है। शिमला समझौते में जो क्लॉज थे, जो समझौते हुए थे और जो चीज़ें तय हुई थी, एक तो उन पर कभी अमल ही नहीं हुआ। उसमें ये था कि जो जिन 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके हैं बांग्लादेश में जब बना था, तो भारत उनको वापस करेगा। उनमें यह था कि जो 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हम लोगों ने कब्जाई थी युद्ध के समय, हम उसको वापस कर देंगे। उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, उसमें ये चीजें तय हुई थी। ये कह रहे हैं कि जी हम शिमला समझौता नहीं मानते, मतलब आप लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म कर रहे हो। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अब पूरा POK जो हमारे कब्जे में था वो अब भारत का हो गया। मतलब ये बुद्धि से पैदल हैं क्या है? इनको कुछ पता है कि नहीं है जो ये घोषणाएं करते हैं? फिर तो भारत जो है छंब का इलाका और पूरा इलाका जितना भी है वो सब आसानी से कब जाएगा, उसके सब कागजात तो भारत के पास हैं। तो ये जो भी इस समय आपाधापी में इन्होंने किया, जी एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा भाई? हम तो चाइना की तरफ से हमारे जहाज जो है वो निकल जाएंगे, जो मध्य एशिया में और यूरोप की तरफ जाएंगे वो आसानी से चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम समुद्री रास्ते से भी जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी असुविधा होगी। लेकिन अगर भारत ने पूर्वी दिशा से आने वाली जितने भी देशों के फ्लाइट्स हैं उनको अपने एयर स्पेस में इजाज़त नहीं दी जो पाकिस्तान में लैंड करते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, दूसरी जगहों पर, तब क्या स्थिति होगी? तो बिना सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं कि हमने शिमला समझौता रद्द कर दिया। 2004 में जनरल मुशर्रफ और 2001 या 2004 में जो एक समझौता हुआ था अटल जी के साथ उनको इन्होंने कब माना उसको? ये हर समझौते को तोड़ते आए हैं। शिमला समझौते की एक और महत्वपूर्ण क्लॉज थी कि LOC पर शांति रहेगी और सीज फायर रहेगा और जो भी समस्याएं होंगी वो आपस में बातचीत करके सेना के अफसर या उससे राजनयिक स्तर पर जो है उन चीज़ों का समाधान किया जाएगा। कभी भी उस पर पाकिस्तान ने अमल नहीं किया है। उसको जब सूट करता है तो वो सीमा पर फायरिंग शुरू करता है, जब उसको सूट करता है वो आतंकवादियों को घुसपैठ करा करके इधर जान माल का नुकसान पहुंचाने के लिए भेजता रहता है। वो लगातार वहाँ पर लॉन्चिंग पैड जारी रखे हुए है, वो ट्रेनिंग सेंटर जारी रखे हुए है, वो दाऊद इब्राहिम से लेकर के हफीज तक सबको पनाह दिए हुए है, छुपाए हुए है, सेफ हाउस में उनको रखे हुए है। तो इस बार ये सब चलेगा नहीं एक्चुअल में। और मोदी जी ने जो बिहार में कहा है उसके बाद से इनकी एक्चुअल में नींद उड़ गई है, इनकी जी, पेंटें जी। गीली हो गई हैं। और इसकी वजह ये है कि मोदी जी ने केवल हिंदी में नहीं कहा है, जी, वो जी। 1 मिनट से ज़्यादा अंग्रेजी में बोले हैं। और जब अंग्रेजी में बोल रहे थे तो वो बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए नहीं बोल रहे थे, वो पूरी दुनिया में जहाँ अंग्रेजी समझी जाती है, हिंदी नहीं समझी जाती, दुनिया के सारे देशों को बता रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और इस बार 1999 में तो जब कारगिल में ये बहुत बुरी तरह से पिट गए तो नवाज शरीफ भागे भागे अमेरिका गए थे और बिल क्लिंटन के कंधे पर अपना सिर रख करके रोए थे कि हमें बचा लो। अब दुनिया में कोई देश ऐसा बचा नहीं है जहां जाकर के ये गुहार लगाएंगे और जो भारत से कहने की कुव्वत रखता हो कि भाई अब इनकी बहुत पिटाई हो गई, अब रहने दो, बस छोड़ दो इनको वरना ये मर जाएंगे। अब कोई देश ऐसा नहीं है दुनिया का। तो इस बार जब इनकी पिटाई शुरू होगी तो जो मैं कह रहा था कि इतने टुकड़े होंगे, तो मैं बता देता हूं कि कितने टुकड़े होंगे।
जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है वो अलग देश के रूप में अस्तित्व में आएगा, या अफगान से तालिबान आकर के कब्जा करेंगे। बलूचिस्तान एक अलग देश बन चुका होगा, सिंध एक अलग देश बन चुका होगा, पीओजे के गिलगिट और बाल्टिस्तान पर भारत का मुकम्मल कब्जा हो चुका होगा, और इनके पास केवल ये पंजाब बचेगा। पंजाब का भी निचला हिस्सा जो है इनके काबू में रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। सर, आपने बात की है कि कोई इनके साथ नहीं है, तो आज तुलसी गबार्ड का बयान जो है बहुत कुछ कह रहा है। मैं दिखाना भी चाहूँगी आपको। उसमें उन्होंने बहुत साफ ये कह दिया है कि मतलब जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ना सर, वो देखिए, भयानक इस्लामी आतंकी हमला बताया उन्होंने। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ हैं। तो ये एक तो उनका कद तुलसी गबार्ड का, दूसरा उनका ये कहना, इनके मतलब आप क्या संकेत देख रहे हैं? नहीं, जब सऊदी अरब में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय ये हमला हुआ था और प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा था। उन्होंने कट शॉट किया और 24 घंटे में ही वो वापस दिल्ली लौट आए थे। तो जब सऊदी अरब में थे तो उसी समय 2 बड़े देशों के नेताओं ने उनसे उनसे फोन पर बात की थी। उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे, और चूंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे, भारत के दौरे पर थे, तो ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से बात करना और उनको ये कहना कि अमेरिका पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, और इस घटना के जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हर तरह की मदद के लिए हमारा पूरा तंत्र वो भारत के साथ, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा है, जांच एजेंसियों के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़े संकेत थे। राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री को कहा कि रूस इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। और चूंकि सऊदी अरब की यात्रा पर थे तो वहां के किंग ने भी प्रधानमंत्री को ये कहा। मैंने इसीलिए कहा कि दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी हुई है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि बनी है पूरी दुनिया की नज़रों में, देशों की नज़रों में, और जिस तरह के कूटनीतिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध उन्होंने अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों के साथ कायम किए हैं, उसके बाद किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस समय भारत की जो ताकत है वो कितना गुना बढ़ी हुई है। हमने इन देशों में बैठ कर के मच्छर नहीं मारे हैं। हमने जो हमारे स्क्वाड्रन 42 से घट कर के 29 पर आ गए थे, उन स्क्वाड्रन को बढ़ाया है। जो हमारा लड़ाकू विमानों का बेड़ा है उसको बड़ा किया है, और राफेल जैसे हमने चिन्हूक जैसे हेलीकॉप्टर और बहुत सारे इस तरह के साजो सामान, S-400 प्रणाली जो हमने रूस से खरीदी है, बहुत महंगी है, और लेकिन वो हमने खरीदी है। और जब चाइना ने खरीदी थी, जब टर्की ने खरीदी थी S-400 प्रणाली, तो अमेरिका ने उन पर कई तरह के पाबंदी लगाई थी, लेकिन भारत पर पाबंदी नहीं लगाई थी। इसके बावजूद कि वहां पर डेमोक्रेट थे उस समय और जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, अमेरिका भारत को अपना बहुत महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार बताता है और मानता है, और उसको पता है कि इस पूरे इलाके में अगर उसको चीन से लड़ना है हर मोर्चे पर, तो भारत ही उसके काम आएगा। ये पाकिस्तान की तो इनकी औकात ही कुछ बची नहीं है। तो ऐसे में तुलसी गैबार्ड जो एक्चुअल में मूलतः हिंदू नहीं है, पर इनकी फैमिली बाद में हिंदू बनी, और तुलसी गैबार्ड जो वहाँ मिलिट्री में भी रही हैं, उन्होंने एक सोल्जर के रूप में भी अमेरिकी सेना में सेवाएं दी हैं, वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, और अब जाकर के ऐसे एक महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास आया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ पर अमेरिका की यात्रा पर, और
डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली थी, उससे पहले जिन लोगों ने मुलाकातें की थी उनमें तुलसी गैबार्ड भी थी, और उनमें जो है आपका एलन मस्क थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे। एक गुजरात बैकग्राउंड के आकाश पटेल, वो अपने फादर के साथ, अपने ससुर के साथ आए थे मिलने के लिए। तो अमेरिकी प्रशासन में भी इस समय जो भारतीय मूल के हैं या जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी बहुलता है। और ट्रंप प्रशासन ने तो, तब तक तो वो राष्ट्रपति बने भी नहीं थे जब उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस में जो इंडियन ओरिजिन के हैं या जो यहाँ पर हिंदू हैं, उनका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला, और वो हुआ। तो ऐसे समय जबकि भारत बड़ा स्टेप उठाने जा रहा है, और ये इतना बड़ा स्टेप होगा, केवल पाकिस्तान नहीं, जो ये गीदड़ भभकियां दे रहे हैं परमाणु हथियारों की, जो कि जी हमारे पास परमाणु हथियार हैं, ये सिंध में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, ढूंढे नहीं मिलेंगे ये लोग। ऐसी जगह जाकर के छिपेंगे कि इनके अपने भी ढूंढते मिलेंगे टॉर्च लेकर के कहाँ चले गए हैं बिलावल भुट्टो, और कहाँ चले गए हैं मुनीर, और कहाँ चले गए हैं शहबाज शरीफ। छुपते हुए मिलेंगे जब अटैक शुरू होंगे भारत की तरफ से। बहुत सही कहा आपने। आने वाला वक्त बताएगा कि कितने कड़े और बड़े फैसले लिए जा चुके हैं, जिनका एग्जीक्यूशन होना बाकी है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जी, जय भारत। जय हिंद।